पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो क्या क्या फैक्टर्स थे पहले हम लोग को देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चार फैक्टर देखा था। पहला था लेंथ ऑफ द वायर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा था थिकनेस ऑफ द वायर। वायर और कंडक्टर। तीसरा था टेम्परेचर और फोर्थ था नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ये चार फैक्टर थे जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और इन्हीं फैक्टर का यूज करके हम आज रेजिस्टिविटी जानेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल proportional to length of the conductor और लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये हो गया। दूसरा हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ वायर की क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम एरिया थिकनेस ऑफ द वायर को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये इसको हम फर्स्ट मान लिए, इसको हम सेकंड बोल सकते हैं। तो दोनों को कंबाइन, तो ऑन कंबाइनिंग बोथ, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को जब कंबाइन करेंगे तो इस साइड तो आर है, तो आर को हम लिख दिए प्रोपोर्शनेट का साइन, ऊपर एल है, ऊपर एल, नीचे ए है, नीचे ए आ गया। अब ये प्रोपोर्शनेट का साइन हम कैसे हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए और यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा ये रो होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रो। ये है रो। रो यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है जो रेजिस्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। तो रो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और ये क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर मतलब कि कंडक्टर किससे बना हुआ है उसका ये रेजिस्टेंस क्या वैल्यू होता है, ये बोल सकते हैं। इसका हम डेफिनेशन देखेंगे तो और ज्यादा हमें क्लियर होगा। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो खुद एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन वो कंडीशन क्या होता है कि रेजिस्टिविटी को हम रेजिस्टेंस कब कहते हैं या रेजिस्टेंस को कब रेजिस्टिविटी कहते हैं, वो हम लोग डेफिनेशन में देखेंगे। किसके डेफिनेशन में, रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन में। ये यहां से हमें पता चला R इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ दी वायर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दी वायर। फिर से यहां से देख लीजिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी वायर, मतलब R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ दी वायर। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ दी वायर, मतलब कि रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दी वायर। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मारे, इसको सेकंड, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है L के
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ए के। अब इस प्रोपोर्शनेट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि रो है, और रो क्या है, रो एक कांस्टेंट है जो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर को बताता है, ठीक है। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे R का एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखें, R इक्वल टू रो L बाई ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हम लोग प्रूव करते हैं, R इक्वल टू रो L बाई। अब इसमें रेजिस्टेंस का ये तो फॉर्मूला है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से हम लोग अलग करेंगे, यहाँ ये डिवाइड में तो यहाँ पे भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, R इंटू ए और यहाँ पे रो इंटू एल। अब ये एल इधर आ जाएगा, ठीक है, तो R इंटू ए बाई एल हो जाएगा और ये रो बच गया। तो रो का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये आ गया हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर और बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब हम इसका यूनिट देख लेते हैं, यूनिट हम लोग यहीं से निकालेंगे। देखिए रो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, हम लोग जानते हैं ओम होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, कोई भी एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर ही होता है। लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, समझे, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ वहां पे m बचा, तो रो इंटू एम, मतलब कि रजिस्टिविटी का यहाँ पे यूनिट बन गया ओम मीटर, इसको क्या बोलेंगे, ओम मीटर। और यही है एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या मिला हमें, ओम मीटर, इसको क्या पढ़ेंगे, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। अब हम लोग देखते हैं रजिस्टिविटी का डेफिनेशन। रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी क्या होता है, it is the resistance, it is the resistance of the conductor। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है कब, when the length of the conductor, when the length of the conductor is 1 meter and cross section area is 1 meter square। तो रेजिस्टिविटी हमें क्या पता चला, रेजिस्टिविटी जो होता है ये रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन कब, जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना हो, 1 मीटर हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। लोग देख लेते हैं कि कैसे ये होता है। तो यहाँ पे रो का हम लोग फॉर्मूला देखे थे, रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाय लेंथ। तो हम डेफिनेशन में क्या पढ़े कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर होना चाहिए और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें, रेजिस्टेंस को R छोड़ देते हैं, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर को 1 मीटर, तो यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ रो जो आ गया इक्वल R के इक्वल आ गया, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे, सॉरी, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया। तो यहीं पे, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन में सबसे पहले ही देखें कि क्या है, रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस, क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, कंडक्टर का, जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। और इसका प्रूफ ये है, तो नोट कर लीजिए इसको। ध्यान दीजिए, रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो है डज नॉट डिपेंड किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो लेंथ ऑफ द वायर,
लेंथ ऑफ द वायर एंड दूसरा थिकनेस ऑफ द वायर या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर बोल सकते हैं। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? तो रजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? लेंथ ऑफ द वायर पे नहीं डिपेंड करता है। दूसरा थिकनेस ऑफ द वायर पे नहीं डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल कहने का मतलब, अगर हम कॉपर का वायर लेते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी कुछ और होगा, अगर हम गोल्ड का वायर लेते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी कुछ और होगा, अगर एल्युमिनियम का लेते हैं तो उसका कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि सबका नेचर जो है अलग अलग है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाएं तो रेजिस्टिविटी वहां पे इफेक्ट उस पर आएगा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। मतलब कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर का वैल्यू उतना है। तो इससे आप समझते क्या है? तो इससे हम तो यही समझेंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी का पहले आपको डेफिनेशन याद आना चाहिए कि रेजिस्टिविटी क्या था। रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस था जब लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना हो 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका हम भी डेफिनेशन तैयार करेंगे। तो यहां पे हम बोलेंगे कि व्हेन लेंथ ऑफ कॉपर मेटल रॉड इज 1 मीटर एंड its cross section area is 1 meter square, then the resistance is 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm। तो when length of copper metal, तो यही इसका डेफिनेशन होगा कि when length of copper metal rod is 1 meter and its cross section area is 1 meter square, then the resistance is इतना। मतलब कि जब लेंथ कितना हो 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस समय जो रेजिस्टेंस होगा उस कॉपर मेटल रॉड का वो इतना होगा। इसी को हम रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर कहते हैं। इट मीन्स resistivity of the copper is 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अभी हम लोग कॉपर का रेजिस्टिविटी देखें तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कितना था 1.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो यहाँ पे पावर देखिए, पावर क्या है? नेगेटिव में पावर है और वो भी 10 टू द पावर माइनस 8। मतलब कि कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है वो काफी लो है। क्या है? काफी लो, बहुत छोटा वैल्यू है रेजिस्टिविटी का। तो इससे क्या पता चलता है कि कॉपर एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकता है। तो जितने भी मेटल्स होंगे ज्यादातर उनका जो रेजिस्टिविटी होगा लो होगा और वो गुड कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर कौन है? तो बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। लेकिन हम सिल्वर का यूज कम करते हैं। ज्यादातर जो कॉस्टली एप्लायंसेज होते हैं उनमें सिल्वर का एक कंप्यूटर वगैरह में कुछ चिप वगैरह जो होता है उसमें हम यूज कर लेते हैं, बहुत सारे जगहों पे यूज करते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए सिल्वर का यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये कॉस्टली है। इसके जगह पे हम
कॉपर का तो यूज घर में करते हैं, कॉपर भी कॉस्टली है इसीलिए हम सिर्फ घर में यूज कर पाते हैं। लेकिन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है वो चीप भी है और गुड कंडक्टर भी है, चीप भी है और गुड कंडक्टर भी है। तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि ये तो बात हो गया कि मेटल्स जो ज्यादातर जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब बात आता है एलॉय। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय जो होता है, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, टू मेटल्स, मतलब कि वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, या तो दो मेटल को मिला के बनाया गया हो या मेटल नॉन मेटल को बना के, दो से दो ज्यादा भी मेटल नॉन मेटल मिला के बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम एलॉय कहते हैं। तो एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो मोड होता है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, रेजिस्टिविटी ऑफ alloy is more than the metals, metals से ज्यादा होता है, और लेस देन द नॉन मेटल्स बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर और नॉन मेटल से इसका रेजिस्टिविटी जो होता है वो लो होता है। लेकिन किससे ज्यादा होता है? मेटल से इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। इसीलिए एलॉय को हम लोग यूज कम करते हैं हीटिंग एलिमेंट में। जितना भी हम लोग जैसे कि हीटर यूज करते हो, आयरन टोस्टर यूज करते हो, ये सब जो बना होता है उसके अंदर एलॉय का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि नाइक्रोम, नाइक्रोम इज एन एलॉय, नाइक्रोम जो है एलॉय है जिसका यूज हम लोग करते हैं हीटिंग एप्लायंसेस में। हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, ये सब क्यों यूज कर पाते हैं नाइक्रोम का? इसका दो कारण है। तो दो रीजन के कारण हम नाइक्रोम को यूज कर पाते हैं। पहला है नाइक्रोम हैज हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी पहला हो गया कि इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है। दूसरा, नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाने पे ये मेल्ट नहीं करेगा, और इवन एट हाई टेम्परेचर लिख लीजिए, इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी नाइक्रोम क्या नहीं करता है? ऑक्सीडाइज नहीं करता है। अगर ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा तो वहां पे उसका मेल्टिंग हो जाएगा, और मेल्टिंग होने के कारण अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। तो इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है और ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है ज्यादा टेम्परेचर होने पे भी, इसीलिए इसको हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं नाइक्रोम को। जैसे कि हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, ये सब बनाने में यूज करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज करते हैं। येलो वाला जो बल्ब आता है उसमें भी जो फिलामेंट होता है वो बना हुआ होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का, जो कि वो भी एक हीटिंग एलिमेंट है और वो एक मेटल, समझे? सेमी कंडक्टर, क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर होता है, मतलब कि इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज्यादा, समझे? जैसे कि सेमी कंडक्टर में कुछ एग्जांपल देख लें हम लोग, तो सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है, जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इनका जो बोल सकते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी जो होता है यहाँ सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो होते हैं उनका रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होता है। सेमी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होगा और इंसुलेटर से कम होगा, इसीलिए सेमी कंडक्टर बीच में आ रहा है। कंडक्टर इधर है क्योंकि कंडक्टर का सबसे लो रेजिस्टिविटी होता है, कंडक्टर से ज्यादा सेमी कंडक्टर का और सेमी कंडक्टर से ज्यादा इंसुलेटर का। कोई कोई इंसुलेटर होते हैं जिनका इन्फिनाइट भी होता है, ठीक है,